धामी ने देहरादून के सेलाकुई में संगंध फसल उत्कृष्टता केंद्र का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि केंद्र संगंध के उत्पादन में एक मिसाल बनकर उभरेगा। जिन पौधों को इस केंद्र में तैयार किया जाएगा वो देश विदेश तक उत्तराखंड की छाप छोड़ने में अहम साबित होंगे। आने वाले समय में यह केंद्र हमारे यहाँ की आर्थिकी का एक बहुत बड़ा जरिया हमारे किसानों का बनेगा और ये जहाँ एक प्लांटेड मटेरियल उपलब्ध कराने का काम करेगा, वहीं जो पौधे हमारे किसान भाइयों को मिलेंगे यहाँ से उसको वापस लेकर उनको एक मार्केट देने का भी काम होगा और इसकी हमारे यहाँ अपार संभावनाएं हैं। वहीं पूर्व सीएम हरीश रावत एक बार फिर से अपने आवास पर धरने पर बैठे रहे। हरीश रावत ने घंटे तक मौन उपवास रखा। हरीश रावत की नाराजगी इस बात को लेकर है कि बिजली, पानी और हाउस टैक्स में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिससे आम जनता परेशान है, मगर सरकार को जनता की कोई फिक्र नहीं है और इसी को लेकर हरीश रावत मौन उपवास पर बैठ गए। भगत सिंह कोश्यारी के उत्तराखंड लौटने के बाद अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या वो सक्रिय राजनीति में भाग लेंगे या फिर राजनीति से दूर जीवन बिताएंगे। राजनीति के जानकार ये मानते हैं कि अगर कोश्यारी भाजपा के लिए काम करते हैं तो इससे पार्टी को फायदा होगा। भगत सिंह कोश्यारी जब से उत्तराखंड लौटे हैं, उनके आवास पर नेताओं का जमावड़ा लगा हुआ है। हर किसी के जहन में सवाल यह है कि क्या कोश्यारी अब सक्रिय राजनीति से दूर रहेंगे या उत्तराखंड में फिर से उनकी सियासी पाठशाला लगेगी। भाजपा के छोटे से बड़े नेता भगत सिंह कोश्यारी के आवास पर जाकर हाजिरी लगा रहे हैं। हालांकि कोश्यारी का कहना है कि अब वो सक्रिय राजनीति से दूर रहेंगे। कि अब थोड़ा रोजमर्रा की राजनीति से दूर रह करके, पदों से दूर रह करके और कुछ सामाजिक शैक्षणिक काम किए जाए और कुछ चिंतन मनन किया जाए, इस दृष्टि से मैंने उनसे बात की तो उन्होंने मेरी विनती मान ली। इसके लिए भी मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ। उधर राजनीति के जानकारों का मानना है कि हरीश रावत की टक्कर पर अब भाजपा के पास भगत सिंह कोश्यारी है। बीजेपी के पास हरीश रावत की टक्कर का नेता था नहीं, तो ऐसा लगता प्रतीत है, ये राजनीतिक जानकार भी मानते हैं इस बात को। तो कोश्यारी जी की वापसी से मुझे लगता है कि जो 24 की लड़ाई होगी लोकसभा में भाजपा के लिए हो संभवतः वो 5 सीटों में लोकप्रिय व्यक्ति हैं और उनका आना भाजपा को कहीं न कहीं संजीवनी देने जैसा है। जानकारों का कहना है कि कोश्यारी उत्तराखंड के वरिष्ठ नेता हैं, इसलिए उनका प्रभाव काफी सीटों पर है, जिसका भाजपा को फायदा मिलेगा। इसलिए उनकी सक्रिय राजनीति में आने की संभावना बनी हुई है। भगत सिंह कोश्यारी पूर्व सीएम रहे हैं, इसके साथ ही वो सांसद और राज्यसभा सांसद जैसे अहम पदों पर रह चुके हैं। इसी से पता चलता है कि कोश्यारी उत्तराखंड की राजनीति में कितना बड़ा कद रखते हैं। ये माना जा सकता है कि जिस तरह से भगत सिंह कोश्यारी के आवास पर भाजपा कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगा हुआ है, उससे कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में भगत सिंह कोश्यारी सक्रिय राजनीति में शामिल होंगे और यहाँ पर कई तरह की जो राजनीतिक घटनाएं होती हैं उनको लेकर भी वो उसमें सक्रिय रहेंगे। देहरादून से अपने सहयोगी क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ पंकज राणा, एबीपी गंगा। उत्तराखंड में आज फिर से भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। भूकंप का केंद्र पिथौरागढ़ था, जबकि भूकंप की तीव्रता 4.4 थी। भूकंप आने से एक बार फिर से लोगों में दहशत मच गई। भूकंप का केंद्र पिथौरागढ़ से 143 किलोमीटर दूर जमीन के 10 किलोमीटर अंदर था। नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों की ये चेतावनी कि उत्तराखंड में भी तुर्की जैसा भूकंप आ सकता है, उसके बाद सबके दिलों की धड़कनें तेज हैं। इसी बीच आज पिथौरागढ़ में 4.2 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया तो सबकी चिंताएं और ज्यादा बढ़ गई। जानकारी है कि इस भूकंप का जो मुख्य केंद्र बिंदु था वो नेपाल था। ऐसे में उत्तराखंड में किसी बड़े भूकंप की आशंका से बिल्कुल भी इंकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि चाहे नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट हो या फिर वाडिया के वैज्ञानिक, वो इस बात को पहले भी कह चुके हैं कि जिस तरीके से उत्तराखंड में एनर्जी एक्यूमुलेट हुई है उससे बड़ा भूकंप आ सकता है। हालांकि राहत इस बात की है कि ये छोटे छोटे भूकंप उत्तराखंड में उस एनर्जी को रिलीज कर रहे हैं, जिससे बड़े भूकंप की आशंका जो बनी हुई है वो डिले होती चली जा रही है। अपने सहयोगी क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ रवि कैंथुरा, एबीपी गंगा, देहरादून। उधर भगत सिंह कोश्यारी को वाई श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। विशेष सचिव गृह रिद्धिम अग्रवाल ने इसका आदेश जारी कर दिया है। कोश्यारी उत्तराखंड के पूर्व सीएम होने के साथ ही महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भी हैं, मगर उन्हें यह सुरक्षा उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते दी गई है।
धामी सरकार गैरसैंण को लेकर बड़ा फैसला लेने जा रही है। गैरसैंण को राजधानी क्षेत्र घोषित करने की तैयारी है और भाजपा संगठन सरकार के फैसले का स्वागत कर रहा है, मगर कांग्रेस को इस पर आपत्ति है। कांग्रेस का कहना है कि भाजपा गैरसैंण में अभी तक मूलभूत सुविधाएं जुटा नहीं पाई है, वहीं ये नई घोषणा का क्या होगा। विधानसभा सत्र होगा तो पुलिस की कितनी वहाँ आवश्यकता है, वो एसपी चमोली अगर यात्रा में व्यस्त हैं तो कौन पुलिस अधिकारी उस व्यवस्था को देख सकता है। विधानसभा प्रश्न लगते हैं, उन प्रश्नों का प्रतिदिन उत्तर आता है, तो मुख्य अभियंता पे अगर यात्रा सीजन में काम है तो कौन अधिकारी उस विभाग का वो उन प्रश्नों को उत्तर दे। इसके लिए प्रशासन इकाई की वहाँ आवश्यकता है और मुझे बताते खुशी है मुख्यमंत्री जी ने उस विषय पर संज्ञान लिया। पहले इन्होंने कहा था हम ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित करें, क्या होगी वो? इन्होंने गैरसैंण को कमिश्नरी बनाया था, एक दिन 1 घंटे के लिए भी कमिश्नर वहाँ बैठा। आज अब करे इतने साल सो ही रही सरकार गैरसैंण के प्रति। एक प्रशासनिक इकाई जो सरकार नहीं बना पाई, तो फिर इसका मतलब ग्रीष्मकाल राजधानी भी एक बड़ा झूठ था। वहीं उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के लिए पंजीकरण शुरू हो गया है। मंगलवार को पंजीकरण शुरू हुए थे और पहले दिन 31,000 श्रद्धालुओं ने पंजीकरण करवाया है, जबकि आज शाम 6 बजे तक 60,244 श्रद्धालु रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं, जिससे साफ पता चलता है कि इस बार यात्रा को लेकर लोगों में कैसा उत्साह है। चारधाम यात्रा के लिए 4 तरीके से पंजीकरण करवाया जा सकता है। पर्यटन विभाग की वेबसाइट, ऐप, व्हाट्सएप नंबर और टोल फ्री नंबर से यात्री अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। अप्रैल महीने से चारधाम यात्रा की शुरुआत होनी है और 25 अप्रैल को केदारनाथ धाम के कपाट खुलेंगे, जबकि 27 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम की यात्रा शुरू होगी। ऑन कॉल पंजीकरण किया जाएगा कि जो इन कॉम्प्लिकेशंस को नहीं समझते हैं वो टेलीफोन से भी कर सकते हैं, और पहली बार ये हिंदुस्तान के अंदर व्हाट्सएप के माध्यम से भी पंजीकरण कराया जाएगा। इसके साथ साथ जो हमारे अभी जो वर्तमान में जो हमारे GNVN के गेस्ट हाउसेज हैं, 4 दिन में हमारे 2.5 करोड़ की बुकिंग हम कर चुके हैं, और अभी प्रारंभ जैसे ही हमारी ये हुआ है, इसमें बद्रीनाथ केदारनाथ के लिए 9,000 यात्री अपना पंजीकरण करा चुके हैं। उधर उत्तरकाशी में गंगोत्री यमुनोत्री धाम की यात्रा की तैयारियां शुरू हो गई है और इसी को लेकर गंगोत्री धाम में बैठक हुई। इस बैठक में विधायक सुरेश चौहान भी मौजूद रहे। सुरेश चौहान ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सभी इंतजाम समय रहते पूरे होने चाहिए। 9 फरवरी को देहरादून में युवाओं पर हुए लाठीचार्ज को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। मंगलवार को भी यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया था, जिस पर 500 से ज्यादा कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। कांग्रेस का आरोप है कि विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश हो रही है। 9 फरवरी को देहरादून में युवाओं पर हुए लाठीचार्ज का मुद्दा अब गर्मा गया है। कांग्रेस इसे लेकर प्रदर्शन कर रही है। यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को सीएम आवास की तरफ कूच किया। धारा 144 का उल्लंघन करने पर उनके खिलाफ पुलिस ने सख्त एक्शन लिया है। यूथ कांग्रेस के 2 प्रदेश उपाध्यक्ष समेत 500 कार्यकर्ताओं पर मुकदमे दर्ज किए गए हैं। मंगलवार को भारी संख्या में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सीएम आवास कूच किया था। धारा 144 के उल्लंघन पर जो प्रदेश उपाध्यक्ष हैं उनके सहित 500 लोगों पर मुकदमा पुलिस ने दर्ज कर दिया है। कल युवा आक्रोश रैली कांग्रेस ने निकाली थी, जिसमें प्रदेश उपाध्यक्ष विनीत प्रसाद और मोहन भंडारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। इसके अलावा 500 युवा कार्यकर्ताओं पर भी पुलिस ने मुकदमे दर्ज किए हैं। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि सरकार विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल है। जनता की आवाज़ को उठाना कांग्रेस का धर्म है, कांग्रेस का फर्ज है, कांग्रेस का दायित्व है। और हम कोई भी कार्यक्रम हम आयोजित करते हैं तो जिला प्रशासन को 1 दिन पहले उसकी सूचना दे देते हैं, 2 दिन पहले सूचना दे देते हैं। और सरकार बदले की भावना से, राजनीतिक बदले की भावना से मुकदमे कर रही है। और कितने ही मुकदमे लिखा दे, कांग्रेस का कार्यकर्ता डरने वाला नहीं है। युवाओं पर हुए लाठीचार्ज पर सिर्फ कांग्रेस ही सरकार की मुश्किलें नहीं बढ़ा रही है। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत भी इस पर लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। लाठीचार्ज हो गया, उसको उचित तो नहीं ठहराया जा सकता, फिर माफ़ी मांगने के सिवाय और क्या किया जा सकता है। हमारे बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, अपनी तैयारी कर रहे हैं, तो उन बच्चों को थोड़ा सा, उन बच्चों को जो चोट पहुंची है, थोड़ा सा तो मरहम लगाया जा सकता है ना। तो मरहम लगाने का तरीका यही हो सकता है। 9 फरवरी को देहरादून में प्रदर्शन कर रहे युवाओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया था। कांग्रेस इस मुद्दे को तूल दे रही है और सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रही है।
कांग्रेस ने इस बात को लेकर सवाल उठा दिए हैं कि जो भी कांग्रेस प्रदर्शन करती है, सरकार उनकी आवाज़ को दबाने का काम कर रही है। कांग्रेस ने यह भी कह दिया कि चाहे आवाज़ को दबाने के लिए कितने ही मुकदमे दर्ज क्यों न हो, मार्च में और बड़े आंदोलन प्रदेश में देखने को मिलेंगे। सहयोगी मनोहर रावत के साथ रवि कैंत्रा, एबीपी गंगा, देहरादून। रुड़की में शादी समारोह के दौरान फायरिंग मामले में एक 14 साल के लड़की की मौत हो गई है। पुलिस ने फायरिंग करने वाले को गिरफ्तार कर लिया है और बताया ये जा रहा है कि 9 mm की पिस्टल से फायरिंग की गई थी। आरोपी के पास से 5 कारतूस भी बरामद किए हैं। पकड़ा गया आरोपी हरिद्वार जिले के टंडा हसनगढ़ का रहने वाला है। बच्चे की मृत्यु हो गई थी, जो इलाज के दौरान मृत्यु हो गई थी, और समझ जानकारी में रात ही भर टीम ने तलाश कर किया कि किसके द्वारा ऐसा हुआ। तो उसमें एक सस्पेक्ट को अभी इसमें पकड़ा गया है, जिसमें से 315 बोर का तमंचा बरामद हुआ है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।